गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय जुडिशरी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, और जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पिछली दो क्लासेस जो हम लोगों की हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पे बेस्ड क्लासेस थी। आज भी हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट की तीसरी क्लास है, और इन तीन क्लासेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी बारीकियां हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सब कुछ हम लोग इन प्रश्नों के माध्यम से देख ले रहे हैं। आशा करता हूं कि जो भी आपकी सुप्रीम कोर्ट से आने वाले प्रश्न हैं सभी कुछ आपके इन्हीं 3 वीडियो में से ही आपको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि आज के वाले श्रृंखला में क्या क्या प्रश्न हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न जो आपके सामने है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय को 2 प्रकार का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसमें पहला कह रहे हैं जैसे अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा कह रहे हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि 2 क्षेत्राधिकार की बात बता रहे हैं। अब आपको इसमें बताना क्या है दोस्तों, इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बताना है कि एक्चुअल में सही कौन कौन से इसमें कूट दिए गए हैं। तो पहला तो आपने देख लिया दोस्तों, तो आप बताइए, फट से जवाब दीजिए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहे हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से है, जैसे मूल अधिकार से संबंधित मामले। तो बताइए तीसरा स्टेटमेंट ये है। आप लोगों को जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। देखिए इसमें दोस्तों जो कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय को 2 प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जी हाँ, बिल्कुल 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। पहला अत्यंतिक है, दूसरा समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब अत्यंतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं ये आप हमको बता दीजिए। देखिए अत्यंतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले आते हैं जो कि केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार से संबंधित कोई विवाद होने पर वो स्थिति आती है। और कभी कभी पहली स्थिति तो ये होती है कि केंद्र और राज्य के मध्य में कोई विवाद है। दूसरी स्थिति होती है, इसी में ही दूसरी स्थिति होगी, केंद्र है, केंद्र के साथ एक या एक से अधिक राज्य हैं, और फिर दूसरी तरफ एक या उससे अधिक राज्य हैं, ये स्थिति आती है। दूसरी कंडीशन में ये बातें आती हैं। और तीसरी कंडीशन आपकी बनती है, जो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन में आपकी बात है 2 या 2 से अधिक राज्य एक तरफ हो, फिर 2 या 2 से अधिक राज्य एक तरफ हो, तो उस तरह से जो मामले आते हैं वो भी अत्यंतिक यानी कि अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक तरफ आपका केंद्र सरकार हो या केंद्र सरकार के साथ एक या एक से अधिक लोग जो है एक तरफ हो, केंद्र सरकार के साथ हो, दूसरे साइड में अलग हो, और दूसरे में क्या है केंद्र सरकार अलग हो और उससे जो है एक या एक से अधिक राज्य मतलब जो है एक तरफ हो। मतलब समझ गए होंगे आप मेरी बात को कि एक तरफ आपका केंद्र सरकार हो, उसके अलावा एक या एक से अधिक राज्य हो। दूसरी कंडीशन में ये होगा कि एक तरफ जो है एक तरफ केंद्र हो और केंद्र में ही मिलकर के एक या अधिक राज्य हो, और साथ में दूसरी तरफ और एक या एक से अधिक राज्य हो। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि 2 या 2 से अधिक राज्य या एक तरफ हो, फिर 2 या 2 से अधिक राज्य एक तरफ हो, या इसमें एक भी हो सकते हैं। तो 3 कंडीशन बनती है जो अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको देखनी होगी। और ये अत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को उठाती है, उन्हीं मुद्दों को उठाती है जिसमें जो है विधि का प्रश्न हो। ठीक है, जिसमें विधि का प्रश्न हो, विधि की व्याख्या करनी जरूरी हो, उन्हीं प्रश्नों को ही उठाया जाता है उन्हीं मुद्दों को ही उठाया जाता है अत्यंतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, और ये सामान्य मामलों को नहीं उठाता है। ठीक है, तो उन विवादों को नहीं ग्रहण करता है। इनका जो क्षेत्राधिकार है उच्चतम न्यायालय का, केवल उन्हीं को विवादों को उठाते हैं जो इनमें विधि का व्याख्या करना हो, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, यानी विधि का प्रश्न हो, तो उसी प्रश्न को उठाते हैं, और जिसके तहत वो विधिक अधिकार लीगल राइट्स का अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक है, जिस पर मतलब जो है विधि का प्रश्न हो और जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता हो, वही प्रश्न उठाए जाते हैं, वही मुद्दे उठाए जाते हैं अत्यंतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
इसके अंतर्गत अगर आप सोचते हैं कि सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी मामले को मतलब जो है अधिकारिता के तहत बिल्कुल नहीं उठाया जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा कि आत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले इसके अधीन बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल जानकारी थी। और समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जानते ही हैं आपको कि इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को शक्ति दी गई है कि फंडामेंटल एंड मूल अधिकारों की जो है उल्लंघन होने पर ये क्षेत्राधिकार उसके अंतर्गत समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएगा आपका। फिर क्या कह रहे हैं तीसरे वाले में जो उन्होंने बताया है, अच्छा दूसरा भी है, आत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंदर वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तीसरा कह समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के वे मामले आते हैं जिनका अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही, यानी कि तीनों कूट आपके सही दिए गए हैं, तो इसमें कूट जो दिया होगा वही आंसर सही हो जाएगा, तीनों का डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय को सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तो दो स्टेटमेंट हैं, जवाब फटाफट आ जाना चाहिए कौन कौन से सही हैं। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अंतिम अपील सुनने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को ही है और भारत का ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही कही हैं। इस आधार पर आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को अधोलिखित प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है उसको किन भागों में निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, तो अब क्या क्या बांटे गए हैं। पहला कह रहा है संवैधानिक मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील दूसरा है, तीसरा है आपराधिक मामलों में अपील, चौथा कह रहा है विशेष इजाजत। क्या कह रहा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या मुद्दे आते हैं, कितने तरह के अपीलीय क्षेत्राधिकार है। एक तो संवैधानिक मामलों के लिए बिल्कुल सही है, फिर दूसरा कह रहा है सिविल मामलों के लिए, ये भी सही है, आपराधिक मामलों के लिए बिल्कुल सही है अपीलीय क्षेत्राधिकार, और विशेष इजाजत के मामले में चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं दोस्तों। आप लोगों ने अगर प्रश्न पढ़ा डिटेल पढ़ा होगा तो निश्चित तौर से आपको जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आपको जवाब देना है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यदि उच्चतम न्यायालय प्रमाण पत्र नहीं देता तो उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाज़त देता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय है दोस्तों, यहाँ पर स्टेटमेंट जो दे रहा है किसी अनुच्छेद के तहत यदि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात वो हो रही है, आप समझ गए होंगे अगर क्लासेज में आप रहे हैं। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि अगर जिस मामले में अपील की इजाज़त, ठीक है, अपील की इजाज़त जो है हाई कोर्ट नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत अगली उच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाज़त दे सकता है। वो आर्टिकल आपको बताना है। अनुच्छेद 135 है, अनुच्छेद 137 है, अनुच्छेद 134 है और अनुच्छेद 136 है। तो आपको बताना है कि किस आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, आपने निश्चित तौर से जवाब दे दिया होगा। फटाफट जवाब देते चलिए दोस्तों, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, जवाब आप देते रहें, बिल्कुल फटाफट देते रहें। तो किसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत निश्चित तौर से आपका 136 के अंतर्गत आपका आ जाएगा। आर्टिकल 136 के अंतर्गत ये आपको देने का अधिकार दिया गया है उनको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सॉरी दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 133 के तहत यह प्रावधान था कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है जिसमें विवादित विषय का मूल्य 20,000 से अधिक हो, किंतु 30वें संविधान संशोधन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है, 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा सिविल मामलों में उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए धनराशि की सीमा को समाप्त कर दिया गया।
तो ये बताया जा रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है पहले में कि अनुच्छेद 133 ये कहता है। तो आप बताइए ज़रा सा कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। फिर से एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ, बारीकी से पढ़िएगा, समझिएगा इसको, कि कह रहा है कि 133 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 133 में बता रहा है कि ये बातें बताई गई हैं। क्या कह रहा है? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केवल ऐसे ही दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है जिसमें विवादित विषय का मूल्य 20,000 से अधिक हो, किंतु 30वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा सिविल मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए धनराशि की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, समझ गए होंगे प्रश्न। अब कह रहा है पहले जो सीमा थी वो कि 20,000 से ज़्यादा का मैटर होता था तब सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता था, लेकिन 30वें संविधान संशोधन 1972 के तहत व्यवस्था दे दी गई कि अब ये समय से जो धनराशि की सीमा थी उसको हटा करके अब सीधे भेजा जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 133 कहता है कि नहीं कहता है, जवाब आपको देना है। पढ़ लिया आपने, समझ गए होंगे बच्चों। निश्चित तौर से जवाब ये आपका सही है, कहता है, ये सही है पहला स्टेटमेंट। अनुच्छेद 133(3) के अनुसार क्या कहा गया है? कह रहे हैं इसमें उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश द्वारा किसी सिविल मामले में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी जब तक कि संसद ने विधि द्वारा भिन्न नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे भिन्न होना चाहिए, गलत शब्द लिखा है यहाँ पे, भिन्न व्यवस्था ना कर दिया हो। ठीक है दोस्तों, भिन्न व्यवस्था ना कर दिया हो, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल है, अनुच्छेद 133(3) के तहत ये बात बताई जा रही है। और अगला स्टेटमेंट है उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। देखिए, उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, ये बिल्कुल कह रहा है। यहाँ पर देखिए शब्द कह रहा है उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध, एक नहीं है दोस्तों, एकल है ये, एकल, गलत यहाँ पर शब्द लिखा है। एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, यानी हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में ही एकल न्यायालय से अधिक वाले न्यायालय, यानी कि 3 न्यायाधीशों या 5 न्यायाधीशों की पीठ में अपील की जा सकती है। स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट बताए गए तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट आपके हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपराधिक मामलों में अपील संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 134 में उपबंधित है। ये कह रहे हैं 134 में उपबंधित किया गया है। तो ये क्या स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है? आपराधिक मामलों में अपील संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 134 में उपबंधित हैं, ये स्टेटमेंट है आपका सही है या गलत, आपको जवाब देना है। दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, आदेश, दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया हो तथा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दे दिया हो। ये बात कह रहा है कि आप समझ गए होंगे बात को कि क्या कह रही है। उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्रवाई में, हाई कोर्ट द्वारा किसी आपराधिक कार्रवाई में दिए गए निर्णय, आदेश या दंडादेश की अपील जो है वो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ठीक है, यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है। क्या कह रहा है? हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है, यानी कि अधीनस्थ यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट ने अगर उलट दिया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये बात कही जा रही है इसमें। अभियुक्त तो दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दिया हो या क्या है, दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया गया हो। ठीक है, दोष मुक्ति की अपील को उलट दिया गया हो, अच्छा, यानी कि दोष मुक्ति को उलट दिया गया हो और तथा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ से बारीकी समझिएगा, कह रहा है उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दिए गए दोष मुक्ति के आदेश को, यानी कि
हाई कोर्ट मतलब जो है छोटे कोर्ट ने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था। ठीक है, अपील को और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील को उलटते हुए क्या कर दिया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा उसको मृत्युदंड, अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दे दिया गया है, तब उस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये बात कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात इसमें कही जा रही है, ये स्टेटमेंट सही है। आगे कह रहे हैं, चलिए प्रश्नों को बारीक से समझिएगा दोस्तों, आपको विधि के बारे में एक अच्छी समझ हो जाएगी। उच्च न्यायालय में ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचार के लिए अपने पास मंगाया हो तथा मामले पर विचारोपरांत अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दे दिया हो, तो ये बात कह रहा है, मृत्युदंड दे दिया हो, तो ये भी चीज़ें आपकी हैं, बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में भी हो सकता है, ये भी सही आपका स्टेटमेंट बिल्कुल है। ठीक है, आगे है दोस्तों चौथा स्टेटमेंट, उच्च न्यायालय ने नहीं, यह होगा दोस्तों, यह गलत है। उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है, तो भी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये है जो है आपराधिक मामलों में अपील का जो अधिकार इसके तहत है। ये चारों बातें जो बताई गई हैं दोस्तों, ये कहती हैं कि अनुच्छेद 34 जो है आपराधिक मामलों में अपील, कौन से मामले अनुच्छेद 134 के तहत अपील में लाए जा सकते हैं, तो 3 तरह की कंडीशन जो उसमें दी गई हैं, इन तीनों कंडीशन के मामले अनुच्छेद 134 के तहत अपील मामले की, आपराधिक मामलों में अपील की जा सकती है। इस तरह के मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इस प्रकार से आपका जो आंसर हुआ वो चारों आंसर सही दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी प्रश्न का जवाब मैंने देखा है, आपको दिया है, आपको 136 के तहत, अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल है, सही है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहे हैं, अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय क्या करता है, अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिर्की, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। विशेष इजाज़त दे सकता है, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात ये भी है। सैन्य न्यायालय के निर्णय, क्या कह रहा है, सैन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता है। ठीक है, विशेष इजाज़त नहीं दे सकता है। जी हाँ, सैन्य निर्णय के जो सैन्य निर्णय है, सैन्य न्यायालय के निर्णय है, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए इजाज़त नहीं दे सकता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार जो भी है दिए गए अनुच्छेद जो 136 के बारे में कह रहे थे, ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं दोस्तों। तो इस बात का आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ये सारा प्रश्न डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि, विचार करना है और क्या बताना है, इसमें सही उत्तर बताना है। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत यदि कभी राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ये बात कही जा रही है। ये क्या स्टेटमेंट सही है? 143 यही कहता है। ठीक है, 143 यही कहता है। विधि का प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व का विषय है। जी हाँ, बताइए, फटाफट बताते चलिए। दूसरा बताइए, मैं समय दे रहा हूँ आपको। उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मांगे। ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसी के संदर्भ में क्या है, उच्चतम न्यायालय जब भी मांगे तभी ये परामर्श देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फिर अगला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को, राष्ट्रपति सर्वोच्च द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बात कही जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस कंडीशन में परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं बिल्कुल सही कही गई हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उपबंधित किया गया है कि किस कंडीशन में दिया गया है, कहाँ पर जो है सलाह देने के लिए नहीं है, वो है मतलब बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा कि देखिए क्या कह रहा है। यदि कभी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हो गया है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा है, प्रतीत होता है तो सार्वजनिक महत्व का है तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और ठीक है, परामर्श मांग सकता है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब वो परामर्श मांगता है। ठीक, ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहे हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से मतलब प्रश्न है तो बिल्कुल देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चारों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट सही हैं दोस्तों, करेक्ट है आपका। ठीक है, एक और कंडीशन आपको मैं बता देना चाहूँगा कि देखिए अनुच्छेद 143 खंड 2 में ये बात बताई गई है। ठीक है, ऐसे में बताई गई है कि अगर कोई विवाद ऐसा है कि कौन सा विवाद, अगर कोई ऐसा विवाद है जो 1947 के बाद से और 1950 जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के मध्य का अगर कोई विवाद है, ठीक है, अगर इसके बीच का कोई भारत सरकार और देशी रियासतों से रिलेटेड कोई विवाद है तो ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य हो जाएगा दोस्तों। ऊपर मैंने अभी बताया था कि वो बाध्य नहीं है परामर्शी अधिकार, अगर सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से 1950 यानी 26 जनवरी 1950 के पहले का अगर कोई विवाद है वो भारत सरकार और देशी रियासतों के संदर्भ में, तो उसमें देना उसको मस्ट है, अनिवार्य है। हाँ, उस समय राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को माने या ना माने, ये राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 43(2) के बारे में क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि 43(2) के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान को लागू होने से पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सकता है। जी हाँ, अभी मैंने इसके बारे में पिछले प्रश्न में बताया तो करेक्ट है ये। 1947 से 1950 के बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य समझौते या विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य है, किंतु न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दोनों के बारे में मैंने अभी पिछले प्रश्न में चर्चा की थी, तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है। ये आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ द्वारा होता है। कब? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम कितने न्यायाधीश करते हैं, आपको ये बताना है। ये न्यायाधीशों की पीठ की कितने न्यायाधीश करते हैं ये आपको बताना है। तो पहले में ऑप्शन में कह रहा है 5 न्यायाधीश करते हैं, और दूसरे में कह रहे हैं 9 न्यायाधीश हैं, तीसरे में कह रहे हैं 7 न्यायाधीश हैं, चौथे में कह रहे हैं जितना भी, तो 5 न्यायाधीशों की पीठ करते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 न्यायाधीशों की पीठ करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका है, राष्ट्रपति में से निम्न में से किन देशों के संविधान में न्यायपालिका को परामर्श क्षेत्राधिकार नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन देशों में संविधान में न्यायपालिका को परामर्श क्षेत्राधिकार नहीं प्रदान किया गया है, ये आपका प्रश्न है। तो जवाब दीजिए फटाफट। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा कनाडा और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया और भारत में, भारत और अमेरिका में। तो किन देशों में परामर्शी क्षेत्राधिकार जिन न्यायालयों को नहीं प्राप्त है, तो आपको बताना है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, एक ऐसे 2 कंट्री हैं जिनकी न्यायपालिका को परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि अनुच्छेद 129
अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है तथा उसे अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अनुच्छेद 29 जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा आर्टिकल है जो कि हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है। ये मैंने पिछले प्रश्न में बताया है दोस्तों, पिछले वीडियो में प्रश्न था, आप जवाब फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। तथा उसे अभिलेखीय न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्रदान करता है, तो ये आप पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही यहाँ पर स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय और कार्रवाई लिखित होती है तथा अभिलेखों के लिए रखी जाती है। यहाँ पर बात उच्चतम न्यायालय के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऐसे न्यायालय की कार्रवाई होती है तो अभिलेख के रूप में रखी जाती है। यहाँ पर देखिए अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय कार्रवाई लिखित होती है तथा अभिलेख के रूप में लिखी जाती है। उच्च नहीं, उच्चतम होना चाहिए दोस्तों, उच्चतम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उच्च नहीं उच्चतम होगा। अगर उच्च हो जाता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, तो चूंकि यहाँ पर लिखा गया उच्चतम है तो ये उच्चतम के बारे में सारी बातें बताई गई। उच्चतम न्यायालय के निर्णय और कार्रवाई लिखित होती है तथा अभिलेखों के रूप में रखी जाती है, सही स्टेटमेंट। अभिलेखीय न्यायालय द्वारा अपने अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये आपका स्टेटमेंट जो अनुच्छेद 129 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है आपका, है करेक्ट है आपका, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट 1 2 3 सभी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिकार है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी आपका, जवाब लाजवाब प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। अगर ये आपने याद कर लिया तो एग्जाम में कहीं भी आप हारेंगे नहीं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप बस शिद्दत के साथ पढ़ते जाइए, निश्चित तौर से सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त अधिकार दिया गया है, अधिकार है, बिल्कुल सही है। जब सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह हो जाता है कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है या उस विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आया है अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण है, तब सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन आता है। तो ये आपको जवाब देना है कि अनुच्छेद 145 के नियम बनाए गए नियमों के अधीन आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो इस तरह से तीनों कूट आपके दिए गए वो सभी सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अंतरित करने की तथा उच्च न्यायालयों से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की शक्ति है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि कुछ मामलों को अंतरण की शक्ति जिसे कह सकते हैं आप, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपको बताना है। अनुच्छेद 139 है, 139 का है, 139 का है, 140 है। तो आपको बताना है दोस्तों कि किसके तहत है, यानी कि कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति जो दिया गया है वो अनुच्छेद 139 का में ये उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें ये बात बताई गई है कि उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अंतरित करने की तथा उच्च न्यायालयों से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की ये शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद क्या है, किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की शक्ति है और किसी एक हाई कोर्ट से अपने पास सुप्रीम कोर्ट में मंगाने की शक्ति है किसी मामले को। समझ रहे हैं ना, ये दो बातें बताई गई हैं अनुच्छेद आर्टिकल 139 का में ये बात कही गई है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अनुच्छेद 139, ठीक है, अनुच्छेद 139 काम में उपबंधित, अनुच्छेद 139 काम में उपबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? अच्छा, ये संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये पूछ रहा है, ये है किस, यहाँ पर होना चाहिए अनुच्छेद 39,
यहाँ पर कम लिख रहा है ये शब्द, स्टेटमेंट थोड़ा त्रुटिपूर्ण लग रहा है। अनुच्छेद 139 किस संविधान संशोधन में होना चाहिए था, किस उपबंधित, ये पूरा स्टेटमेंट ही त्रुटिपूर्ण है। अनुच्छेद 139 में उपबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति निम्न में से किस, उच्चतम न्यायालय द्वारा, ये सेंटेंस त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद 139 में उपबंधित, ये कर सकते हैं, अनुच्छेद 139 में उपबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो जी हाँ, बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन, आपको पता होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, 1976 है, ठीक है, यहाँ 1 है, ये 1, ठीक है, 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये बात की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालयों से मामलों को मंगाने की शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय को स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालयों से मामले को अपने पास मंगाने की शक्ति किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया है। तो वही बात है जो पिछले प्रश्न में था, इससे कुछ खास नहीं है, बस वही आपका है। इसमें आपको ध्यान देना है क्या कि उच्चतम न्यायालय से, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालयों से, क्या कह रहा है, स्वप्रेरणा शब्द यूज किया है, स्वप्रेरणा से हाई कोर्टों से मामले मंगाने की शक्ति जो है किस संविधान संशोधन के लिए। तो ये बेटा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये किया गया है। तो ऑप्शन ये जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कह रहे हैं अनुच्छेद 141 यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगी। ये कह रहा है बाध्यकारी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल 141 यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, घोषित विधियां यानी कानून, घोषित कानून जो है भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगी। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालयों के लिए पूर्व निर्णय के रूप में विधि का बल रखते हैं। ठीक है, सही है। पूर्व निर्णय के सिद्धांत को अनुच्छेद 141 के तहत संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। जी हाँ, पूर्व निर्णय को इसके तहत यह संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगला है स्टेटमेंट 3 नंबर का स्टेटमेंट है। कह रहे हैं पूर्व निर्णय का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होता है। पूर्व निर्णय का सिद्धांत जो है, ये कह रहे हैं पूर्व निर्णय का सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता है। जी हाँ, पूर्व निर्णय का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। पूर्व निर्णय का सिद्धांत सभी पर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता है। फिर आगे कह रहा है उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णयों से आबद्ध नहीं होता है। क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों से जो है निर्णयों से पूर्ववर्ती निर्णयों से आबद्ध नहीं है। जी हाँ, अपने पूर्व निर्णयों से आबद्ध, ये क्या कह रहा है कि निर्णयों से आबद्ध नहीं होता है। हाँ, देखिए उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णयों से आबद्ध नहीं है। ठीक है, ये सही बात कही है। निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट आबद्ध नहीं होता है। ठीक है, वो अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को बदल सकता है, ये बात है। पूर्व निर्णय सिद्धांत उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। सभी स्टेटमेंट सही हैं, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अब आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करिए कि जो वीडियो है आप उसको पॉज करके देख लिया करिए। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके नाते मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़ों को, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। आपका एक असेसमेंट है, इस सीरीज के माध्यम से आपका मूल्यांकन भी होगा और रिवीजन भी होगा दोस्तों। इस नाते मैं सारे तथ्यों को बहुत स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि 18 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। ठीक है,
बिल्कुल इसमें कोई डाउट है? सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों का रक्षक है? बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 32 के तहत वो रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं कि वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पे आपका। फिर क्या कह रहे हैं? न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण के लेखों को जारी करे, यानी 5 लेखों को जारी कर सकता है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये भी। आगे बताइए, अनुच्छेद 132 के तहत उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। छीनती या न्यून करती है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन के दो शक्तिशाली आधार संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार हैं। संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार हैं, ये आपको बताया जा रहा है। तो आप जवाब दीजिए फटाफट कि ये सही बात है या गलत बात है। चलिए दूसरा क्या कह रहे हैं? 11 जनवरी 2007 11 जनवरी पुनरीक्षण की शक्ति है ना, पहले में मौलिक अधिकार है, ये कह रहे हैं मौलिक अधिकार है। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए आप पढ़ते रहिए, मैं फिर कंक्लूजन दे रहा हूँ आपको, डिस्कस फाइनल बता रहा हूँ अंत में। 11 जनवरी 2007 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश हवाई के पूर्व न्यायाधीश, ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, वाई के है, हवाई के लिखा है, न्यायाधीश वाई के सबरवाल हैं, जैसे सबरवाल नहीं सबरवाल हैं, सबरवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने निर्णय में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विधि को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जो कि इससे पहले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते थे। ठीक है दोस्तों, तो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते थे, बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पर भी बताया गया है। और अगली बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है। चलिए, तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोज्य शक्तियों और अधिकारिता को प्रयोग करने की शक्ति दी गई है? अधिकारिता को प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोज्य शक्तियों और अधिकारिता को प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। प्रयोज्य शक्तियों को अधिकारिता को प्रयोग करने की शक्ति जो आर्टिकल में दी गई है 134 कह रहे हैं, 135, 136, 137। तो जवाब फटाफट आ जाना चाहिए दोस्तों, ये 135 में कही गई है सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट का प्रयोज्य शक्तियों और अधिकारिता प्रयोग करने की शक्ति जो मिली है वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 135 के तहत मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें है आपका अनुच्छेद 138 के तहत संसद होना चाहिए, सांसद नहीं है, ये गलत है। संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। संसद जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में अनुच्छेद 138 के तहत ये है संसद वृद्धि कर सकती है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सीधा एक स्टेटमेंट का, बिल्कुल सही है, कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर आर्टिकल 138 के तहत संसद कर सकती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आगे कह रहे हैं संघीय न्यायालय से तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन गठित संघीय न्यायालय से है। ठीक है, 1935 अधिनियम भारत सरकार के अधिनियम से गठित संघीय न्यायालय से है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जवाब तीसरा कह रहे हैं अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति की वृद्धि के बारे में है।
जी हाँ, ये उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति की वृद्धि के बारे में है दोस्तों, वृद्धि, ये वृद्धि ऐसे होगा, ठीक है, शक्ति की वृद्धि के बारे में है। ये अनुच्छेद 139 जो है वो क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी की शक्ति की वृद्धि के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं ये कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसमें आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 142 में। तो देखिए आनुषंगिक शक्तियां जो प्रदान की गई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को, वह अनुच्छेद 140 में, ठीक है, मिली हैं। किसमें मिली हैं, आनुषंगिक शक्तियों का मतलब होता है जो अपने अधीनस्थ न्यायालय हैं दोस्तों, है ना, उनके ऊपर अधिकार की बात कहता है, यानी उनके ऊपर जो है अधिकारिता की बात कहती है, प्रदान करता है, ठीक है, ये है। तो अनुच्छेद 140 आपका आंसर राइट होगा। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं संघ सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में, संघ सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसे है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का की शक्ति जो है वो किसमें उल्लेखित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए। इसमें कह रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को, पहला स्टेटमेंट इनका राष्ट्रपति को है, दूसरा कह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश महोदय को है, और तीसरा कह रहे हैं संसद को हैं, और चौथा कह रहे हैं आपके उपरोक्त सभी को हैं। तो ये बात जान लीजिए कि जो है संघ सूची मतलब जो है क्या करें, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की जो शक्ति दी गई है, तो ये जो क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति देखो कौन बढ़ा सकता है भाई, जो सबसे बड़ी जो सभा होगी वही बढ़ा सकती है, संसद को दी गई है दोस्तों। संघ सूची के समाविष्ट किसी विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति किसको के पास है, संसद को के पास है। आर्टिकल 138 के तहत संसद ही जो क्या कर सकती है, जो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति रखती है। तो संसद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ओके, चलिए 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय से परामर्श कब मांगा गया था। बड़ा इच्छा रोचक प्रश्न है कि कब मांगा गया था, ये आपको बताना है। पहले कह रहा है दिल्ली विधि अधिनियम 1951 के मामले में, कोलकाता विधि अधिनियम 1952 के मामले में, फिर इलाहाबाद विधि अधिनियम 1953 के मामले में, किसी में भी नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली विधि अधिनियम 1951 के मामले में परामर्श पहली बार राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दिल्ली विधि अधिनियम 1951 में राष्ट्रपति महोदय ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से परामर्श एक बार मांगा था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, बताना है। अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया है। तो देख लीजिए दोस्तों, परामर्शी क्षेत्राधिकार अभी बताया मैंने, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पास है नहीं, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते। फ्रांस और कनाडा में से तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है संविधान में कनाडा से के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे 26 नंबर प्रश्न जो आपका है वो कह रहे हैं भारत में किन न्यायालयों को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है, निश्चित तौर से आप जवाब तुरंत दे देंगे इसका। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत। दूसरे में कह रहा है उच्च न्यायालय 215 के तहत और अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 263 के तहत। सभी में कोई नहीं, तो निश्चित तौर से आप जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, देखिए जवाब यहाँ पर आपको मिल गया। चलिए, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 215 में है। ठीक है, और ये दोनों अभिलेखीय न्यायालय हैं, रिकॉर्ड इनका रखा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये दोनों के अंतर्गत आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इनका रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर प्रश्न जो आपका कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, प्रश्न सुनिए ध्यान से और इसका जवाब देने का प्रयास करिए। कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कब कर सकता है? कह रहा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से या मतलब जो है या पारित कर दें, और तीसरा कह रहा है संसद के अनुमोदन से, और चौथा कह रहा है राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर। तो निश्चित तौर से ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि कौन करेगा, तो जब ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये कार्य कर सकते हैं बुरी तरह से, कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो क्या जो है निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहला, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही नई दिल्ली में वो कहीं पे भी इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी तक कहाँ कहाँ किया गया है दोस्तों, जवाब दीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसको है? राष्ट्रपति कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष कह रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं। तो बताइए किसको पावर दी गई है भाई? संविधान की अंतिम व्याख्या की पावर किसके पास है? तो निश्चित तौर से आपको मालूम है कि ये पावर सिर्फ किसके पास है? जो हमारी सबसे ऊंची कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघित मौलिक ढांचे का घोषित करता है? अनुलंघित मौलिक ढांचे को घोषित करता है कौन कौन सा अनुच्छेद, ये आपको बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न आपका है, तो आप इसके जवाब हमको फटाफट देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। कौन सा है आपका? ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है अनुच्छेद 32, कह रहा है अनुच्छेद 32, जो कि बताना क्या है, अनुच्छेद में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघित मौलिक ढांचे का घोषित करता है। अनुच्छेद 32 हो गया। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 226। तीसरा कह रहे हैं अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद कह रहे हैं 343। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा है दोस्तों। तो देख लीजिए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, ये सब रीट जारी करने की, ये सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति है, ये हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 227 जो है ये क्या है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये भी आपकी क्या है, मौलिक अधिकार, मतलब जो है अनुलंघन मौलिक अधिकार ढांचा घोषित किया जाता है। तो ये तीनों आपके हैं। जबकि यहाँ पर चौथा दे रहा है 243, जो कि 243 कह रहा है। तो इसमें आपको देखना है। चलिए, तो इस आधार पे आपने देख लिया, तीनों आपके ऑप्शन सही गए और चौथा केवल गलत है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा दोस्तों। और आज का आखिरी सवाल आपके सामने है। उम्मीद है आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपकी एक समझ विकसित हुई होगी टॉपिक पे अच्छी वाली। देखिए अगला प्रश्न जो कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट के रूप में रहना होगा? ये आपको बता रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट के रूप में रहना होगा। तो पहले कह रहे हैं 20 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, 8 वर्ष, 25 वर्ष। तो ये सब तो बिल्कुल आपको नहीं, 10-20 में कन्फ्यूजन होगा। तो निश्चित तौर से आपको 10 वर्ष तक क्या है, हाई कोर्ट में एडवोकेट रहने वाला व्यक्ति ही कहाँ हो सकता है, कहाँ का न्यायाधीश हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने 30 प्रश्न इसके भी कर लिए और इस तरह से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का पूरा जितना भी पार्ट हमारा है लगभग करीब में सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कुछ और बचता नहीं है। इसके लिए आपको बस अब इतना बचता है कि आप इसको एक बार रिवीजन कर लें, जिससे कि आपकी एक अच्छी समझ इस पर आपकी विकसित हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।